दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय में आप जानेंगे कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, हमारे पास दो नेत्र क्यों होते हैं, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार और इसमें किस प्रकार संशोधन किया जाता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों पिछले अध्याय में हमने लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, उनकी स्थिति, उनके अपेक्षिक साइज के बारे में भी आप जानते हैं। और ये जो लेंसों का ज्ञान है हमें मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी सहायता करेगा। दोस्तों मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में भी एक लेंस होता है और मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, चश्मों में उपयोग किए जाने वाले लेंस का दृष्टि दोष में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में भी अध्ययन किया था। हम इस अध्याय में भी प्रकाश के कुछ गुण और अनेक प्रकार की प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंद्रधनुष बनना, श्वेत प्रकाश या जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसके रंगों में परिक्षेपण या विभक्त होना, फिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। दोस्तों मानव नेत्र जो होता है वो एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें इस अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक तो पहचान सकते हैं, फिर भी आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव नेत्र की संरचना दी गई है। अगर जो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए स्वच्छ मंडल उपस्थित है, उसके अंदर देखिए परितारिका है, फिर उसके बाद पुतली है, नेत्रोद है और क्रिस्टली लेंस है। इसके अलावा यहाँ पर दो पक्षमाभी पेशियाँ हैं, दृष्टिपटल है, ये दृष्टिपटल है दोस्तों। इसके अलावा जो अन्य तंत्रिकाएं तंत्रिका तंत्र की ओर दृक् तंत्रिका हैं और इसके अलावा काचाभ द्रव इसमें भरा होता है। दोस्तों मानव नेत्र की जो संरचना होती है वो एक कैमरे की तरह होती है। इसका लेंस निकाय का एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसको कि रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, उस पे प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो लेंस होता है वो हमारी रेटिना एक पर्दा होता है, उस पे प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। झिल्ली या ये जो कार्निया होता है नेत्र गोलक के आगे भाग पर एक पारदर्शी उभार बनाता है और नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है और क्रिस्टली लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन प्रदान करता है। दोस्तों कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसे बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल जो होते हैं ये दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक
पहुंचा दिया जाता है और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंत में इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि जो कोई वस्तु जैसी है हम उसे वैसा देख पाते हैं। तो दोस्तों ये थी मानव नेत्र की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली कि वो किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन। दोस्तों दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं के दृष्टि प्रकार्यों में जो है कोई न कोई क्षति हो सकती है। जैसे प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना, कार्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद या काचाभ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक भेजती है, यदि कोई क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें चाक्षुष विकृति उत्पन्न होती है। और आपने अनुभव किया होगा कि जब हम तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर के लिए हम उस बंद कमरे या कम प्रकाश वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते। कुछ समय के बाद आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो दोस्तों आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की तरह कार्य करती है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे कि आँख में कम प्रकाश पहुंच सके। लेकिन जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे कि आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता इससे पुतली पूरी रूप से खुल जाती है। एक शब्द आता है दोस्तों मानव नेत्र का अध्ययन करते समय, समंजन क्षमता। दोस्तों समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस को वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप होता ये है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो दोस्तों इस व्याख्या से आपको समंजन क्षमता के बारे में ये पता चल जाएगा कि आँख की जो है वस्तुओं को देखने के लिए जो हमारी आँख होती है, मानव नेत्र होता है, वो कुछ मैनेजमेंट करती है या व्यवस्थापन करती है। देखिए, और किसमें? फोकस दूरी में। तो अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यून सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख से अत्यंत निकट रखकर आप उसे पढ़ने का प्रयास करिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे और अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके आँखों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी कहते हैं। और ये दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दोस्तों एक प्रकार से और किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर होता है और इस प्रकार आप ये भी जान सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दोस्तों कभी कभी अधिक आयु के जो व्यक्ति हो जाते हैं उनके नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है और इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहा जाता है और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटाना संभव है। दोस्तों हमारे पास दो नेत्र क्यों हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? दोस्तों एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ हैं, जिससे हमारा दृष्टि क्षेत्र
विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 हो जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। जैसे शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो सके। लेकिन हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, लेकिन हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ यानी 3 डायमेंशनल का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विमिम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई और तीसरी बीमा भी दिखाई देगी। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है, इसके लिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है और हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। और इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमसे कितनी पास है या कितनी दूर है। दोस्तों, जो ह्यूमन आई होता है या जो हमारा दृष्टि होती है, साइट, ह्यूमन साइट, उसमें कुछ प्रकार के दृष्टि दोष हो जाते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं और नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। देखिए, सामान्य रूप से जो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दूरदृष्टिता, जिसके कि प्रिस्बोपल प्ला कहते हैं। इन दोषों को गोली लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में जो रेखा चित्र बनता है, निकट दृष्टि दोष दोषयुक्त नेत्र, और इसका संशोधन किस प्रकार से किया जाता है उसको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष या इसको निकट दृष्टिता भी कहा जाता है। ये निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति जो है निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेटिना पर नहीं बनता है और दृष्टिपटल के सामने बन रहा है। देखिए, इसके अलावा इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के दोस्तों अवतल लेंस या अपसारी लेंस के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब से को वापस दृष्टिपटल पर ले जाता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है दोस्तों दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को जो है वो दूर की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की। यहाँ पर देखिए, जो चित्र है या प्रतिबिंब है वो फोकस से बहुत दूरी पर बनता है, और इस दोष को उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस जो है जब वो पड़ता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रकार का एक दृष्टि दोष है जिसको कि जरा दूरदर्शिता कहते हैं, और आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है।
अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल और उत्तल लेंस दोनों होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, ये दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है और ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। दोस्तों, आजकल कॉन्टैक्ट लेंस या संस्पर्श लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप की दृष्टि की प्रक्रिया से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। समानांतर अपवर्तक पृष्ठों के जरिए, जैसा कि कांच स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। फिर भी पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है और ऐसा एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश के किरण होने पर होता है। दोस्तों, कांच के एक त्रिभुज पर प्रिज्म पर विचार कीजिए। त्रिभुजाकार आकार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं प्रिज्म कोण के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक प्रिज्म है और यहाँ पर जब कोई किरण यहाँ पे डाली जा रही है तो पहले सीधी फिर ये विक्षेपित हो जा रही है। तो किस प्रकार से प्रिज्म में विचलन होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, देखिए प्रिज्म के अपवर्त जैसे कोई किरण है, जब ये प्रिज्म पर डाली जाती है तो क्या होता है कि ये जो है अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण की तुलना करिए। ये कांच के स्लैब में झुकाव के समान ही है अथवा नहीं, और विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इसको विचलन कोण कहा जाता है और इस स्थिति में कोण डी विचलन कोण होता है और विचलन कोण को चिन्हित करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार से होता है उसके पहले आइए यहाँ पर एक सामान्य जानकारी, विशिष्ट जानकारी देखते हैं। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते समय आप जिन्हें देख सकते हैं, आप चमकीला है, दीप्त सूर्य कहते हैं यह आप। अनुभव मैं भी करता हूँ दीप्त सूर्य का ताप, पर समझ न पाया अब तक मैं बनता कैसे वह दिन और रात। दोस्तों, ये सी सिब्बेर अंग्रेजी भाषा में रचित कविता की कुछ पंक्तियों का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों, हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के बाद नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। देखिए, विकासशील देशों में 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, उसमें अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कार्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा कार्निया प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। लेकिन नेत्रदान करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे रोगी जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए और समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेती है और नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जल भीत, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तनिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित हैं और जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है, वो नेत्रदान नहीं कर सकते। दोस्तों, नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है, उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है।
देखिए, दानकर्ता और नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद प्रिज्म के द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे इंद्रधनुष में रंग होते हैं, ये 7 रंग होते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग के प्रकाश मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हम एक प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण डालते हैं, यहाँ श्वेत प्रकाश पुंज डालते हैं, तो ये 7 रंगों वाले स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को वर्णों की पट्टी में विभक्त कर दिया है और इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट करिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है। दोस्तों, दिखाई देने वाले ये जो वर्ण है उसमें सबसे पहले बैगनी, नीचे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। और प्रसिद्ध परिवाड़ी पर्थ बिब ग्योर के द्वारा उनके वर्णों को क्रम को याद किया जा सकता है। दोस्तों, प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाएं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा अवश्य होता है कि प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है, जिसको कि प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? दोस्तों, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं। लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इस कारण प्रत्येक वर्ण की किरण अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। दोस्तों, एक दूसरा प्रिज्म उपयोग करके, समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने उल्टे प्रिज्म, 2 उल्टे प्रिज्मों को इस तरह से गुजारा तो देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए कि जब प्रिज्म उल्टा कर दिया जाता है तो रेखा जो है उसी सीधी रेखा में जुड़कर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है। तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। दोस्तों, इंद्रधनुष वर्षा के बाद आपने देखा होगा इंद्रधनुष किस प्रकार से है, और आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती हैं और सूर्य के आपतित प्रकाश का ये बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। इसके पश्चात आंतरिक परावर्तन होता है और जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं, जिससे कि प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक की नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप निकलने वाले किसी दिन अथवा किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे को देखें तो आप इंद्रधनुष या रेनबो देख सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने जो है अपवर्तन देख लिया है पिछले अध्याय में, लेकिन वायुमंडल में अपवर्तन क्या होता है? आप कभी किसी भट्ठी या किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर रखी हुई गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल कणों को आभासी, अनियमित, अस्थिर गति से झिलमिलाहट देख सकते हैं। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होती हैं। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर या वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव है। दोस्तों, तारों का टिमटिमाना ये जो है अपवर्तन की, वायुमंडलीय अपवर्तन की एक घटना है। तारे कैसे टिमटिमाते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारा है, तारे का किरण मार्ग ये है, लेकिन इसकी आभासी स्थिति अलग होती है।
तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचते तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमांक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। तो वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से अलग होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। और दोस्तों, पृथ्वी के भौतिक वायुमंडल की अवस्थाएं अस्थायी नहीं होती हैं, उसमें बदलती रहती हैं। तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे प्रकाश के स्रोत के सन्निकट हैं और तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और तारों में आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का कारण होता है। दोस्तों, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुछ परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा आशय है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, ये क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक और आभासी स्थिति दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त या आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर 2 मिनट है और इस परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चंद्रिका चपटी प्रतीत होती है। आइए देखते हैं प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों, प्रकाश हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आकाश का रंग नीला होता है, गहरे समुद्र का रंग नीला होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना और कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनको हम जानते हैं। कोलाइडी अणु द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आप पढ़ चुके हैं और किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित आइए टिंडल प्रभाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण और वायु के अणु शामिल होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज के माध्यम से प्रवेश करता है तो इसमें प्रकीर्णन का जो कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के कैनोपी या वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं। दोस्तों, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत ही प्रतीत हो सकता है। आइए जानते हैं एक परिघटना कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने पर अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं और ये प्रकीर्णित हुआ या फैला हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है।
यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन भी न हो पाता। आकाश काला प्रतीत होता और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला ही प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं हो पाता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। इसका कारण ये है कि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए ये दूर से देखने में भी लाल रंग ही दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है रक्ताभ क्यों होता है? दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है या उसके आसपास का आकाश लाल हो जाता है। आकाश के नीले रंग और सूर्योदय के सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ कुल मिलाकर ये क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाता है और आप आकाश के नीले रंग और सूर्योदय के सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने को समझ सकते हैं। देखिए, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल और वायु की मोटी परत से होकर गुजरता है। फिर भी जब सूर्य ठीक से ऊपर यानी हमारे सर के ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले और बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले और कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इस अध्याय यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के अध्ययन से आपने क्या सीखा, उसको आइए संक्षेप में देख लेते हैं। दोस्तों, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और ये सामान्य रूप से 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है, उसको उचित क्षमता अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनते हैं, इसको उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा परिशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होती है। दोस्तों, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवों में विभाजित होना जो है ये विक्षेपण कहलाता है और सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल या रक्ताभ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी का 11वां अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।